हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप 5 की वैकेंसी के बारे में जो पीईबी पे व्यापम की जो साइट है उस पे निकली है। वैसे आजकल फॉर्म डलने लग गए हैं। इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या पोस्टेज है। लैब टेक्नीशियन के लिए तो लैब अटेंडेंट की पोस्ट है जिसमें 12th डीएमएलटी, बीएमएलटी और एमएमएलटी का रिक्वायर्ड किया गया है। इसी प्रकार लैब असिस्टेंट में भी 12th डीएमएलटी, बीएमएलटी और एमएमएलटी को रखा गया है और लैब टेक्नीशियन के इसमें भी 12th डीएमएलटी, बीएमएलटी और एमएमएलटी को रखा गया है। बस इसमें 12th वालों को जो पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले हैं उनको भी ये भर सकते हैं। वो है लैब टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन असिस्टेंट। ये दो पद भी जो हैं वो 12th वाले भर सकते हैं। हालांकि ये डीएमएलटी, बीएमएलटी और एमएलटी वाले भी भर सकते हैं, लेकिन जो इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा गया है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप भर सकते हैं। अब आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि जो एक के लिए अगर क्वालिफाइड है तो क्या दूसरे पोस्ट के लिए भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो आप सभी के लिए भर सकते हैं। आपके जो 10 तारीख को फॉर्म जो फिलअप करने का ऑप्शन आया है उस ऑप्शन में आप सभी के लिए फॉर्म भर सकते हो। अलग अलग फॉर्म भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, बट इसमें यह रहेगा कि आपके पैसे प्लस होते जाएंगे। जैसे जर्नल के लिए 500 रुपये हैं, ST SC OBC के लिए 250 है, ऐसे प्लस होते जाएंगे। जैसे कि 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500। आपने अगर 5 के लिए भर दिया तो आपके जो एक लैब असिस्टेंट या लैब टेक्नीशियन या लैब अटेंडेंट के लिए जो फीस है वो आपकी प्लस होती जाएगी। ठीक है, मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें मैंने संविदा वालों को नहीं रखा। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, इसमें मैंने ST SC OBC और अनरिजर्व्ड जनरल वालों को पूरी एक लिस्ट बनाई है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 7 जगह पे पोस्ट हैं। लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन असिस्टेंट की 1 2 3 4 5 6 7 मतलब सिर्फ MP में 7 जगह ऐसी है जहाँ पे आप भर सकते हो। आपको कोई लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको अब क्लियर कर दूंगा कि कहाँ किसकी कितनी सीट है। सबसे पहले बात की जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जो जबलपुर में है, इसमें लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट के इसमें 62 पोस्टेज हैं जिसकी सैलरी पेड है 4,400 से 7,400 प्लस 1,400 रुपये आपका ग्रेस पेड है। ठीक है, इसमें SC की 7 सीटें हैं, ST की 2 हैं और OBC की 8 है और अनरिजर्व्ड जनरल वालों की 39 पोस्टेज हैं। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, इसमें संविदा बेस वालों को नहीं रखा है, उनकी सीटें पहले से ही रिजर्व्ड हैं। ठीक है, तो जो अनरिजर्व्ड सीटें हैं जो संविदा बेस पे नहीं हैं, जो अभी 12th पास आउट किए हैं या DMLT, BMLT या MMLT के, सिर्फ उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। आप नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज जबलपुर की बात की जाए तो लैब असिस्टेंट की ही पोस्ट है जिसमें 62 पोस्ट हैं। उसमें भी 7 SC की, ST की 2 और OBC की 8 और अनरिजर्व्ड की 39 पोस्ट है। ठीक है, सेकंड में मैं बात करूं तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इंदौर, सिर्फ लैब टेक्नीशियन की एक पोस्ट है जिसकी सैलरी 5,200 से 20,200 तक होगी। ठीक है, जिसमें सिर्फ अनरिजर्व्ड की एक सीट है, मतलब अनरिजर्व्ड वाले ही उसको भर सकते हैं। थर्ड जो है आपका संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल, इसमें ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और इसमें सभी की वैकेंसी है। सभी अपने अपनी कैटेगरी में इसको भर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, इसमें प्रयोगशाला टेक्नीशियन के अंतर्गत आता है ये। इसमें 219 पोस्ट है जिसमें 13 SC की, ST की 46, 122 OBC की और 34 अनरिजर्व्ड की वैकेंसी है, पोस्ट है मतलब। चौथी जो मैं बात करने जा रहा हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल की है। शहडोल में आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग पोस्ट्स के लिए वैकेंसी है, जिसमें लैब अटेंडेंट है 28 पोस्ट हैं उसकी, जिसमें SC की 2, ST की 11, OBC की 4 और अनरिजर्व्ड की 11 है। सेकेंड में बात करूँगा तो वो है लैब टेक्नीशियन की। लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट है वो, टेक्नीशियन असिस्टेंट, जिसमें SC की 2, ST की 9, OBC की 3 और अनरिजर्व्ड की 8 है। इसका जो पेड है वो
5,200 से 20,200 रहेगा। ठीक है। अब लैब टेक्नीशियन की भी यही पोस्ट है जिसमें 30 है और एससी के 2 हैं, एसटी के 12, ओबीसी के 4 और अनरिजर्व्ड के 12। आपको सैलरी में मैंने बता दी है इसलिए मैंने आगे मेंशन नहीं किया है, सिर्फ पोस्टेज और वैकेंसी पोस्ट मेंशन की है। 5वीं जो आप भर सकते हैं वो गवर्नमेंट अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज विदिशा में है, उसमें आप भर सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइप की वैकेंसी आपके लिए अवेलेबल है। पोस्टेज लैब अटेंडेंट है वहाँ पे 24, जिसमें 6 एससी, एसटी की 1, ओबीसी की 4 और अनरिजर्व्ड की 13 पोस्टेज हैं। टेक्निकल असिस्टेंट है इसमें 6 पोस्टेज हैं, 1 एससी की है, 1 ओबीसी की है और 4 अनरिजर्व्ड की है। टेक्निकल असिस्टेंट भी है, टेक्नीशियन असिस्टेंट भी है इसमें, जिसमें 17 पोस्टेज दी गई हैं, जिसमें एससी के 4, एसटी का 1, ओबीसी के 3 और अनरिजर्व्ड के 9 पोस्टेज हैं। लैब टेक्नीशियन प्रयोगशाला टेक्नीशियन 13 पोस्टेज हैं इसमें, जिसमें 4 एससी की है, 1 एसटी की है, 2 ओबीसी की है और 6 अनरिजर्व्ड की है। ठीक है। अब आप बात की जाए ईएसआईसी इंदौर की, जो है बीमा विभाग इंदौर में, वहाँ सिर्फ लैब टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है जो अनरिजर्व्ड की है। इंदौर में अनरिजर्व्ड की लैब टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है। पहले डेंटल कॉलेज में 1 थी और 1 ईएसआईसी में 1 पोस्ट अनरिजर्व्ड की है। 7वीं में मैं बात करूँ तो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम में पोस्टेड है, लैब अटेंडेंट की है और टेक्निकल असिस्टेंट की है, जिसमें अटेंडेंट की है 21 और टेक्निकल असिस्टेंट की है 4। लैब अटेंडेंट जो है उसमें 21 पोस्ट है, एससी का है 3, एसटी के 6, ओबीसी के 3 और जनरल के है 9। ठीक है। इसी प्रकार जो टेक्निकल असिस्टेंट है वो 4, जिसमें 1 एसटी का है, 1 ओबीसी का है और 3 आपके अनरिजर्व्ड है। अगर आप देखा जाए तो आपके जो पोस्टेड है, कुल पोस्टेड जो टोटल अनसुविधा वाले हैं, जो सुविधा बेस नहीं हैं, जो अभी फ्रेशर्स हैं, डीएमएलटी है, बीएमएलटी है, एमएमएलटी है, उनके लिए जो पोस्ट बताऊं तो एससी की है 43 पोस्ट, एसटी की है 90 और ओबीसी की है 155 और अनरिजर्व्ड की है 150। ये पोस्टेज हैं जिसके लिए आप क्वालिफाइड करेंगे, एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी करेंगे और निकलने के बाद आपको इन जगह पे आप पोस्टेज कर सकते हैं। आपको मैंने पूरा डिटेल बता दिया है, आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आप आपके दोस्तों को बता सकते हैं। मैंने आपको क्लियर कर दिया है, आप 5 जगह वैकेंसी भर सकते हैं। लैब अटेंडेंट में भी कर सकते हैं, लैब असिस्टेंट में भी कर सकते हैं, लैब टेक्नीशियन में भी कर सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट में भी कर सकते हैं और टेक्नीशियन असिस्टेंट में भी आप कर सकते हैं। बस आपकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। आइए आप अब सिलेबस की बात की जाए कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो आपने 2007 का पेपर दिया भी होगा और आपको मालूम नहीं होगा कि 2015 में भी इसकी वैकेंसी आ चुकी है, उसके बाद 17 और उसके बाद 19 में आनी थी, बट किसी कारणवश ये 2020 में आई है। ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो इस प्रकार है कि ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है उसमें जीके का पार्ट है, जनरल नॉलेज। आपको अगर मैं बता दूं, इसकी फुल डिटेल में बताता हूं। जनरल में आप रेसिडेंट एक्सीडेंट, मतलब हाल में जो घटनाएं हुए हैं उसके बारे में पढ़ सकते हैं। सेकंड हिस्ट्री, जो इंडिया की हिस्ट्री रही है, जियोग्राफी रही है उसके बारे में, कल्चर के बारे में, इंडियन जो संविधान है, भारत का संविधान, उसके बारे में, और इंडिया और वर्ल्ड के लेटेस्ट जो न्यूज़ेस हैं, मतलब लेटेस्ट की जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जो पूछा जाएगा वो जनरल नॉलेज में आपसे पूछा जाएगा। सेकेंड है जनरल हिंदी, जिसमें आपको व्याकरण, विलोम, शब्दावली ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे। इसी प्रकार में जो जनरल इंग्लिश है उसमें आपको ग्रामर, समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, फ्रेजेस, वन वर्ड क्वेश्चन, सेंटेंसेस, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स में आप जो है संख्या प्रणाली, अंश दशमलव वाले प्रश्न, लघुत्तम समावर्तक वाले, समय दूरी वाले, औसत वाले,
समय से बेस्ड और क्रय विक्रय लाभ हानि के जो क्वेश्चंस है वो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। रीजनिंग तो आपको पता ही है, रीजनिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। बेसिक जो रहेगा, बेसिक में आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पीसीबी का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से रिलेटेड, सोशल साइंस से रिलेटेड, अप्लाइड साइंस से रिलेटेड और अर्थ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन का वो ग्राफ रहेगा, पार्ट ए जो रहेगा वो 25 मार्क्स का रहेगा। और टेक्निकल जिसमें भी आपने टेक्नीशियन किया हुआ है, आप एक्सरे टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन है, जिसके भी आप टेक्नीशियन है उससे रिलेटेड आपके 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। मैं अभी आपको जो 5 वैकेंसी मैंने आपको बताई थी, 5 पोस्ट है, लैब अटेंडर, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन असिस्टेंट, इसके बारे का जो सिलेबस है आपका वो है पार्ट बी का, जिसमें फर्स्ट में आपको बता दूं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट आएगा, जिसमें आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो ह्यूमंस स्पेशल ऑर्गन मतलब जितने भी सिस्टम है उन सिस्टम को आपको पढ़ना है, ऑल ऑर्गन्स को आपको पढ़ना है। एक आप लिस्ट बना लीजिए, सारे ऑर्गन्स कर लीजिए, उसमें ग्रोस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को आप डिफाइन कर लीजिए। ग्रोस एनाटॉमी में आप साइज, शेप, लोकेशन उसकी जो भी है, किस टिश्यू से बना है, किस टिश्यू से मिलकर बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, इस तरह का आप चार्ट बना सकते हैं। आपको अलग अलग टाइप्स के एमसीक्यू करके भी आप और नेट पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप हार्ट, लंग्स किस टिश्यू से मिलके बना है, उसका साइज शेप क्या है, उसका फंक्शन क्या है, क्या सीक्रेट करता है, क्या नहीं करता है, इसका शॉर्ट टाइप्स के नोट्स आप बनाते हुए चले। आप जो अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप नोट्स बनाते चले। नोट्स में आपको फुल डिटेल नहीं लिखनी है, बस वन वर्ड वाले क्वेश्चन टाइप्स के आपको लिखने हैं। सेकंड जो है नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स का आएगा, सेल्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो आप डिटेल में उसको लिख सकते हैं। बोन्स और मसल्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सेकंड जो है आपका बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में जो पूछा जाएगा वो है बायोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और एंजाइम्स। ठीक है, इसमें से क्या पूछ सकते हैं तो आपको इनके टाइप, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, सोर्सेज, उनके फंक्शन, इनके एग्जाम्पल्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री भी इसमें दी गई है, जिसमें एलएफटी, आरएफटी, कार्डियक प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। उसमें आपको मेथड नेम की लिस्ट बनानी है। प्रिंसिपल में कुछ बेसिक चीज़ मिल जाती है आपको कि कुछ इंपॉर्टेंट, हर एक प्रिंसिपल में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा। प्रिंसिपल, रिएजेंट, हर एक टेस्ट का एक रिएजेंट स्पेशल होता है, उस रिएजेंट को आपको याद रखना है। नॉर्मल वैल्यूज़ आपको सबकी याद करनी है। नॉर्मल वैल्यूज़ में आप एसआई यूनिट बिल्कुल ना भूलिए, एसआई यूनिट्स को आपको लेके चलना है। टेस्ट के रिजल्ट क्या बताता है वो बताने हैं। और बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से न्यू इन्वेंशन टेस्ट आ गए हैं इसकी आपको लिस्ट बनानी। बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उनकी नॉर्मल वैल्यूज़, टेस्ट कौन कौन से मेथड से लगाए जाते हैं, उनके नाम, अगर प्रिंसिपल में कुछ स्पेशल है तो वो, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी आप इसमें याद करके चलिए, क्योंकि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड जो है वो आपका हेमेटोलॉजी है। हेमेटोलॉजी में सबसे पहला जो टॉपिक है आपका कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में आप क्लियर रहें, आपको कंपोजिशन उसका पूरा पढ़ना है, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पढ़ने हैं, उसके फंक्शंस पढ़ने हैं, पीएच से लेकर कुछ भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। कलेक्शन एंड एंटीकोगुलेंट्स, एंटीकोगुलेंट्स में भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन से एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, उनकी वैलिडिटीज़ क्या होती है और किस स्पेशल टेस्ट के लिए वो परफॉर्म किए जाते हैं और कौन सी वॉइल उसके लिए यूज़ की जाती है। आपको इसमें आपको ये याद करना है। एसबीआई एस्टिमेशन पे 2017 में भी क्वेश्चन आया था, हालांकि वो साइना में पे आया था, लेकिन आप सालिस और साइना में दोनों याद रखिए। दोनों के आपको प्रिंसिपल, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और रिएजेंट पे फोकस करना पड़ेगा। जो उसके प्रिंसिपल है वो भी बहुत शानदार है, आप उसको ढंग से पढ़े तो आपको समझ में भी आएगा और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो ये है कि टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, आरबीसी काउंट, डीएलसी, ईएसआर, पीसीवी, रेटिकुलोसाइट काउंट और प्लेटलेट काउंट,
इन सभी के आपको डीपली तो नहीं पढ़ना है, बस शॉर्ट में पढ़ना है। इनके नॉर्मल वैल्यूज़ पढ़नी है आपको, कौन कौन से टेस्ट के लिए कौन कौन सी मेथड नेम्स दिए हैं वो पढ़ने हैं आपको, फ्लूइड्स के नेम पढ़ने हैं आपको, क्योंकि डीएलसी और आप जो प्लेटलेट काउंट करते हैं, आरबीसी काउंट करते हैं और डब्ल्यूबीसी काउंट जो करते हैं ल्यूवान चैम्बर में चार्ज करके, उन सभी के जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स के नाम से आप जानते हैं वो डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स के भी नाम होते हैं। उनके नाम भी आपको स्पेशल टाइप्स के जो फ्लूइड्स होते हैं उन सभी के नाम याद करने हैं। प्रिंसिपल में कितना रेशो लिया गया है, कौन सा डाइल्यूटिंग फ्लूइड स्पेशल टाइप का वो याद करना है आपको, रिजल्ट याद करना है। कैलकुलेशन तो वैसे नहीं आता है, लेकिन एसआई यूनिट्स उनकी याद करनी है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे आप फोकस डालिए, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि उसके बढ़ने पे क्या होता है और उसके घटने पे क्या होता है। यही क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में है कि कौन कौन सी डिजीज आपको कवर करनी है। नेक्स्ट जो हेमेटोलॉजी में है वो है आपके एनीमियाज। एनीमियाज के जितने भी टाइप्स हैं उस पर नेक्स्ट ईयर भी आपको 2017 में जो था वो क्वेश्चन आए थे, उसको भी आपको क्लियर करके चलना है। एली सेल्स बोन मेरो एग्जामिनेशन आपको नेट पे एमसीक्यू आपको अवेलेबल है में होगा, तो आपका नेक्स्ट वीडियो में इसके लिंक्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एली सेल पे आपको एली सेल क्या है, कौन से न्यूक्लियर पे बेस्ड है, इसके लिए कौन सी मेथड लगाई जाती है, किससे लगाया जाता है, सीरम से लगाया जाता है, होल ब्लड से लगाया जाता है, ये आपको इसमें पढ़ना है। इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ भी आपको जो पढ़नी है। बोन मेरो में कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं, कौन कौन सी नीडल्स यूज़ की जाती है, क्यों किया जाता है, और कौन कौन सी स्पेशल टाइप की जो स्टेन होती है वह सिर्फ बोन मेरो के लिए ही की जाती है, ये आपको इसमें पढ़ना है। इसी टाइप से आपको सिकलिंग टेस्ट और ऑस्मेटिक टेस्ट भी आपको इसी टाइप में पढ़ना है। न्यूबॉर्न चैम्बर में एनआरएचएम की जो एसटीएलएस की पोस्ट निकली थी, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट निकली थी, उसमें न्यूबॉर्न चैम्बर का बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें बहुत अच्छे आया था, इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। काउंटिंग चैम्बर के कौन कौन से चैम्बर में क्या क्या काउंट किया जाता है, कितने चैम्बर होते हैं, कितने स्क्वायर्स होते हैं, एक स्क्वायर का क्या डायमीटर होता है, कितनी डेप्थ होती है, कितनी लेंथ और ब्रेड्थ होती है, इसका आपको पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। आप अपन नेट पे सर्च करेंगे तो एमसीक्यू आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है आपको फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ये आपको पढ़ना है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में आपको एरिथ्रोपोइसिस, हीमोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, मतलब आरबीसी बनने की जो प्रोसेस है, डब्ल्यूबीसी डेवलप होने की जो प्रोसेस है वो आपको पढ़ना है। इसमें आप चार्ट बना सकते हैं कि उनके न्यूक्लियस का साइज़ क्या है, स्टेम सेल में क्या प्रोसेस रहती है, उसके बाद में अर्ली स्टेज में आता है, रेटिकुलर साइड में आता है, तो क्या डायमीटर होता है, क्या साइज़ होता है, उसमें न्यूक्लियस कब डिसअपियर होते हैं, न्यूक्लियस कब रहता है, कौन सा रेटिकुलर डेवलप्ड होता है, कब डेवलप नहीं होता है, कौन सी सेल कब डेवलप्ड हुई, ये चीज़ आपको वहाँ पे पढ़नी है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन रहेगा वो ब्लड बैंकिंग से रिलेटेड है। ब्लड बैंकिंग में आपको ब्लड ग्रुप्स, क्रॉस मैच, कुम्स टेस्ट, डोनर स्क्रीनिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ये आप स्पेशली पढ़ लीजिएगा, आपको एमसीक्यू इसमें मिल जाएंगे। और ब्लड कंपोनेंट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ब्लड कंपोनेंट बिल्कुल भी ना छोड़ें। ब्लड बैंक में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ब्लड बैंक्स के ऊपर बनते हैं, कि ब्लड बैंक्स जो होल ब्लड में, आपको बता दूं कि दो टाइप्स की ब्लड बैंक्स होती है, कंपोनेंट ब्लड बैंक और होल ब्लड बैंक। होल ब्लड बैंक में कौन से बैंक्स यूज़ किए जाते हैं, उसमें कितने टाइप्स का एंटीकोगुलेंट होता है वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। जो कंपोनेंट ब्लड बैंक होती है उसमें कौन कौन से बैंक्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे डबल बैंक, सिंगल बैंक, ट्रिपल बैंक और क्वाड बैंक्स भी आजकल अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे 450 ml का जो बैग्स होता है कंपोनेंट ब्लड बैंक में यूज़ किया जाता है, उसमें 33 ml एंटीकोगुलेंट यूज़ होता है। एंटीकोगुलेंट्स के भी आपको नाम याद करने हैं कि ब्लड बैंक में कौन कौन से एंटीकोगुलेंट यूज़ होते हैं। CPDA, CPDA-1, CPDA-2 ऐसे जो होते हैं सेगम के साथ यूज़ किए जाते हैं, सेगम के साथ यूज़ किए जाते हैं, तो वो उसमें कितनी डेट उसकी बढ़ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। 450 ml का जो बैग होता है उसमें 33 ml एंटीकोगुलेंट आप लेते हैं, ठीक है। आपको कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट, आरसीसी, प्लेटलेट, प्लेटलेट कंसंट्रेशन, FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेटेड, फ्रेश रेड सेल प्लाज्मा, सब अलग अलग टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स को आपको लिस्ट बनानी, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कितना वॉल्यूम रहता है उनका, कब कब और किस किस टेम्परेचर पर उसको स्टोरेज किया जाता है। कलेक्शन टाइम भी आपको पता होना चाहिए कि ब्लड कलेक्शन टाइम कितना होता है, कि 8 मिनट में के अंदर उसको कलेक्ट करना होता है, और आपको ये भी टाइम पता होना चाहिए कि कितने घंटे के अंदर उसका सेपरेशन किया जा सकता है।
जैसे कि आपको अगर ब्लड कंपोनेंट के अंदर आप टेक्नीशियन हैं तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि कलेक्शन के 8 घंटे के अंदर आपको जितनी भी प्रोसेस हो वो कंप्लीट करनी है, उसको सेपरेट करना है। उसके बाद जो जो होते हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होते रहते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी आपको याद करना है। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, बैग्स के कौन कौन से एंटीकोगुलेंट्स है, वो आपको ब्लड बैंक के अंदर आपको ज्ञात करना है। सेकेंड जो है आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी रखा गया है। क्लिनिकल पैथोलॉजी में आपको ब्लड, यूरिन, स्टूल, CSF, अदर बॉडी फ्लूइड्स को रखा गया है। इसके अंदर आपको कुछ डिटेल में नहीं घुसना है, इतना पूरा पढ़ना नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये DMLT का सिलेबस है, लेकिन DMLT के सिलेबस में इतना डीपली आपको नहीं जाना है। आपको सिर्फ मेथड नेम्स, यूरिन के अंदर बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं सबके मेथड नेम्स, किस किस टेस्ट के लिए किस कौन सा टेस्ट करना है उसकी लिस्ट बनानी है, उनके नॉर्मल वैल्यूज लिखने हैं, कौन सा स्पेशल टाइप का रिएजेंट यूज़ होता है वो लिखना है। प्रिंसिपल में आपको ज्ञात करना है कुछ स्पेशल टाइप का है तो वो करना है। रीडिंग आप कौन से नैनोमीटर पे, क्योंकि आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे या कलरीमीटर पे आप इसको ज्ञात करते हैं, तो ये भी याद होना चाहिए कि बेनेडिक्ट टेस्ट आप लगा रहे हैं तो बेनेडिक्ट टेस्ट जो आप लगा रहे हैं उसके रिएजेंट का कलर कौन सा होता है, वो कौन कौन सा रिजल्ट देता है, वो आपको पूरा को पूरा याद रखना है। इसमें आपको रिजल्ट भी लिखने हैं कि कौन कौन से रिजल्ट में क्या क्या देखना है। SI यूनिट्स आप बिल्कुल ना भूलिए। जो भी आप टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू याद करते हैं, नॉर्मल वैल्यू के बाद में जो यूनिट्स लगी है उस यूनिट्स को आप बिल्कुल कतई ही ना भूलें। उसके बाद जो है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस सबके याद रखें कि यूरिन में अगर प्रोटीन आ गया है तो प्रोटीन बढ़ने पे क्या है, नहीं है तो क्या है, ये आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में आपको देखना है। स्टेंस की बात की जाए तो रोमानाविस की स्टेंस आपको पढ़ना है। स्टेंस में 4 रिएजेंट कंपलसरी होते हैं। मेन स्टेन होता है, मॉडरेंट होता है, डीकलराइजर होता है और काउंटर स्टेन होता है। मेन स्टेन आपको पॉजिटिव नेगेटिव और जो मेन कंपोनेंट रहता है उसको स्टेन करता है। मॉडरेंट जो होता है वो मेन स्टेन की रिएक्शन को बढ़ा देता है। डीकलराइजर होता है, नेगेटिव होने पे वह मेन कलर को, जो मेन स्टेन होता है उसको कलर को रिमूव कर देता है। और काउंटर स्टेन जो होता है वो नेगेटिव और जो लास्ट की कंपोनेंट होता है उसको कलर्ड करता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जैसे हेमाटोजाइलिन और इयोसिन, हेमाटोजाइलिन मेन स्टेन है, इयोसिन आपका काउंटर स्टेन है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको वो पढ़ना है। उसके कंपोजिशन पढ़ने हैं कि स्टेन में कौन कौन से होता है। जैसे किसी को भी अगर मैंने बोल दिया कि क्रिस्टल वॉयलेट, तो आपको फटाक याद आ जाना चाहिए कि वो क्या है, आपका ग्राम स्टेन है या एसिड फास्ट स्टेन है। एसिड फास्ट स्टेन का नाम लिया तो कार्बोफेशन आपको याद आना चाहिए। इस टाइप का आपको कंपोजिशन उसका रीजन याद करना है। स्टेनिंग में भी आजकल जो MCQ पूछे जाते हैं वो आपको ये ध्यान रखना है, जो आपके स्टेनिंग होती है, जो आपके स्पेशल स्टेन है HND, मतलब HND में H जो है आपका हेमाटोजाइलिन, तो आपको पता होना चाहिए वो ये वीक स्टेन है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग है, एसिडिक है, बेसिक है, नेचुरल है या न्यूट्रल स्टेन है। इन सब की भी आपको जो लिस्ट है वो आपको गूगल पर अवेलेबल हो जाएगी। आप स्टेन के नेचर को ज्ञात करने के लिए MCQ उसको बता सकते हैं। तो आपको लिस्ट मिल जाएगी कि नेचुरल स्टेन में कौन कौन सी स्टेन आती है, नेचुरल में कौन सी आती है, बेसिक में कौन सी आती है, एसिडिक कौन सी होती है। यह भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि इयोसिन जो है वो बेसिक है या एसिडिक है, नेचुरल में आता है या न्यूट्रल में आता है। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी में क्वेश्चन बनेंगे ब्लड, स्टूल और यूरिन के पैरासाइट से रिलेटेड। आप इसके चार्ट आपको गूगल पे MCQ के बेस पे मिल जाएंगे। इसमें भी आपको अगर लिस्ट बनानी है तो नेम की लिस्ट बना लीजिए, कौन कौन से ब्लड के हैं, कौन से स्टूल के हैं, कौन से यूरिन के पैरासाइट्स हैं, कौन से डिजीज कॉज करते हैं, किससे वो ट्रांसमिटर होते हैं। और लाइफ साइकिल्स पे आप फोकस कीजिए क्योंकि लाइफ साइकिल से ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन आ जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के सेक्शन बहुत सारे सोचते हैं तो माइक्रो से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन व्यापम के जो एग्जाम है उसमें व्यापम पे कोई माइक्रो पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता है। बाकी जो एम्स की है या NRHM की जो वैकेंसी है उसमें माइक्रो ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पूछा जाएगा। बैक्टीरिया में आप चार्ट बना लीजिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई की अलग लिस्ट बना लीजिए, कोकाई की अलग लिस्ट बना लीजिए। इस लिस्ट को भी आप एक अलग तरह से बना सकते हैं। इसमें एनारोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया को भी अलग से आप क्लासीफाइड कर लीजिए। इसके बाद में आपको चार्ट बनाना है बायोकेमिकल टेस्ट, मतलब जिस जिस बैक्टीरिया में जो जो बायोकेमिकल टेस्ट हैं वो पॉजिटिव, आपको सिर्फ पॉजिटिव लिखना है।
जैसे साल्मोनेला है तो साल्मोनेला इम्बिक पॉजिटिव है या नहीं है, नेगेटिव का आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप इस तरीके से लिस्ट बना के रखेंगे तो आपके फ्यूचर के अदर एग्जाम के लिए भी वो वर्क करेगा। कि आपको बायोकेमिकल टेस्ट भी बनाना है, जैसे साल्मोनेला में बायोकेमिकल टेस्ट कौन कौन से लगाए जाते हैं, वो क्या फर्मेंट करते हैं, H2S4 फर्मेंट करता है कि नहीं करता, कोई अदर गैस फर्मेंट करता है क्या, ये आपको स्पेशल चार्ट बनाना है। तो इससे आपको इजीली पड़ेगा, ज़्यादा डिटेल में आप नहीं जाए तो भी आपका काम हो जाएगा। कल्चर आपको फुल डिटेल में पढ़ना है, बेसिक कल्चर से आपको मिल जाएंगे, जैसे चार तो आपके बेसिक हो गए, मेकोंग की, चॉकलेट, ब्लड अगर, ये जो हैं वो आपके नेचुरल कल्चर मीडिया हैं जो आप नेचुरली आप यूज़ करते हैं या कॉमनली आप यूज़ कर सकते हैं। इसके कल्चर मीडिया का आप चार्ट बना लीजिए, ये किस किस बैक्टीरिया के लिए कौन कौन सा यूज़ होता है, वो कौन कौन सा कंपोजिशन आपको लगेगा और किससे वो स्पेशल टाइप का बना हुआ है। आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया भी आपको पढ़ना है। और आप एक डीएनए और आरएनए वायरस की लिस्ट बना लीजिए, जिसमें डीएनए का सिंगल आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से डिजीज़ वो कॉज करते हैं। इस प्रकार से आप चार्ट बना लीजिए। चार्ट आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और आप पढ़ भी सकते हैं। सीरोलॉजी की बात की जाए तो सीरोलॉजी में आपको एंटीजन और एंटीबॉडीज़ पढ़नी है। एंटीजन और एंटीबॉडीज़ में आप जो हैं उनके एंटीबॉडीज़ कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से फ्रैक्शन से, कौन कौन से फ्रेगमेंट से वो जुड़े हुए होते हैं, फ्रेगमेंट में कौन कौन से जो होते हैं, FAB जो होता है उनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। फ्रेगमेंट एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट है, उनके फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए। एंटीजन के आप प्रॉपर्टी और फंक्शन याद कर सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म्स आप बना सकते हैं। और आपको ये शॉर्ट फॉर्म MCQ के बेस पे नेट पे अवेलेबल मिल जाएंगे। विडाल VDRL सिफिलिस RA टेस्ट और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आपको पढ़ने हैं, इनके आप MCQ भी आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएंगे। विडाल VDRL और सिफिलिस, इनके आपको टेस्ट के नाम, कौन से क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं, कौन से क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं वो आपको पता करने हैं, कौन सी रीडिंग होती है, कौन सी नॉर्मल वैल्यूज़ होती है, क्या आप यूज़ कर रहे हैं लेटेक्स और किस प्रिंसिपल पे बेस्ड उनको लगा रहे हैं और कौन सी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट और लास्ट जो आपका है वो है हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी में आपको फिक्सेटिव, जितने भी टाइप्स के आपका फिक्सेटिव, प्राइमरी फिक्सेटिव में कौन सा यूज़ किया जाता है, कॉमनली फिक्सेटिव में कौन सा यूज़ किया जाता है, फिक्सेटिव के कंपोजिशन, इस टाइप के आप जो चार्ट बनाएंगे तो आपको बहुत इजीली पड़ेगा। डीकैल्सिफिकेशन और डीकैल्सिफिकेशन के कौन कौन से फ्लूइड यूज़ किए जाते हैं वो आपको पढ़ने हैं। डीकैल्सिफिकेशन की कौन कौन सी मेथड्स होती है, आपको नेट पे इसकी एक बुक भी मिल जाएगी, हिस्टोलॉजी MCQ के नाम से आप अगर गूगल सर्च करोगे तो आपको बुक भी मिल जाएगी जो शॉर्ट फॉर्म के साथ साथ MCQ भी आपको अवेलेबल होगा। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको लिंक्स अवेलेबल करवा दूंगा, जिसमें आपको बुक्स भी अवेलेबल हो जाएगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको MCQ भी अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें आपको ब्लॉक मेकिंग, सेक्शन कटिंग, इम्प्रेग्नेशन और माइक्रोटोम को आपको याद करना है, पूरे अच्छे तरीके से चार्ट बनाना है। माइक्रोटोम का कितने टाइप्स का माइक्रोटोम होता है, कौन कौन सी नाइफ यूज़ की जाती है और कौन कौन सी नाइफ किस टाइप का वर्क करती है वो भी आपको पता करना है। और स्पेशल टाइप के जो माइक्रोटोम होते हैं किस स्पेशल टाइप के लिए ही यूज़ किए जाते हैं वो आपको चार्ट बनाना है। ठीक है, अगर मैं हिस्टो की और बात किया जाऊँ तो हिस्टो में स्टेनिंग और टेक्निक्स के बारे में आपको ज्ञात करना है। HND, पेप्स, पेस, MGG, FNAC जो स्पेशल टाइप की स्टेनिंग और वो होती है उसमें कौन सी मेथड से आप यूज़ करते हैं और किसके लिए, वो आपको रिजल्ट में आपको मिल जाएगा कि आप लिपिड के लिए कर रहे हैं, इलास्टिक फाइबर्स के लिए कर रहे हैं, टिश्यू के लिए कर रहे हैं, म्यूसिन के लिए कर रहे हैं, पिगमेंट्स के लिए कर रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के लिए कर रहे हैं। इनकी एक लिस्ट आपको मिल जाएगी कौन से स्पेशल टाइप के। जैसे अगर किसी ने पूछ लिया टिश्यू पिगमेंट्स के लिए आपको कौन सी स्टेनिंग की जाती है तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी स्टेनिंग होती है और उसका रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए कि किस कलर में वो आपको बताएगा। स्पेशल स्टेनिंग के आपको नेम और उनकी लिस्ट आपको बना देनी है। इस टाइप के जो है आपके क्वेश्चन आएंगे। और आपको जो भूलना नहीं है वो अदर में है कोविड पेंडेमिक डिजीज़, जो हाल फिलहाल में आप जिस स्टेज से और जिस फेज से पूरा इंडिया और जो पूरा वर्ल्ड घूम रहा है या संभावित है कि उससे प्रभावित है, वो आपको
कोविड सेक्शन को भी आपको पढ़ना है। कोविड सेक्शन के लिए आज जो एमसीक्यू है आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको हिस्ट्री निकालनी है कि कोविड कब आया, कौन से वायरस से आया, कौन सा वायरस है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसके बाद में वो कौन कौन से उसके लिए टेस्ट अवेलेबल है, किस किस से वो टेस्ट लगाए जाते हैं, सीरम से भी लगाए जाते हैं, कफ से भी लगाए जाते हैं, किस किस से आपको लगाए जाते हैं, मतलब पूरी आपको कोविड की डिटेल भी करनी है। उसके बाद में जो लास्ट है वो आपको पढ़ना है कि कौन कौन से इन्वेंशन किस किस वैज्ञानिक ने किए गए हैं और किस सन में किए गए हैं, इनकी एक आप लिस्ट बना लीजिए। और आपको जो है वो आपको 12th बायो फिजिक्स आप ना पढ़ें लेकिन केमिस्ट्री भी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अंदर आपको बहुत शॉर्ट में आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे और आपको डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू। अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगा हो या आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।